बहुत बढ़िया चल रहे हैं और चलते रहें ऐसे ही, मैं यही कहूँगा। और इंद्रजीत भाई को 9 महीने की बहुत-बहुत बधाई। मुझे भी यही गुज़ारिश है कि ऐसे एक-एक दिन करके चलते रहें। और सरफराज भाई को मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि आप आते रहो, मीटिंग करते रहो, भाइयों से बात करते रहो, आते रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप फेलोशिप को छोड़ो मत, आप मीटिंग को छोड़ो मत, और जितनी जल्दी अगर आपने नहीं बनाया है, तो जितनी जल्दी हो सके एक स्पॉन्सर बना लो और उसके साथ प्रोग्राम करो। तो मैं यही सुझाव दे सकता हूँ सरफराज भाई को। तो अब चलते हैं जी अपनी लिविंग सोबर की तरफ। और लिविंग सोबर की जो हमारी जर्नी है वो चैप्टर 8 पे पहुंची है, अध्याय 8 पर, चेंजिंग ओल्ड रूटीन्स, अपनी पुरानी दिनचर्या में बदलाव लाना। और इसमें मैं 2 मिनट में पीछे जो हमने पढ़ा था उसको समराइज कर देता हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ कि जो दिनचर्या पीने के दौरान थी हमारी, अगर हम उसी को फॉलो करते रहते हैं, उसी के अनुसार चलते रहते हैं, तो शायद हमें थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया कि अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करो। अपनी पुरानी दिनचर्या को छोड़ के उसमें नई-नई चीज़ें अपनाओ, तो शायद आसानी हो जाएगी शराब से दूर रहने में। अब उसमें हमें कुछ मोटी-मोटी चीज़ें बताई गई कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो दिनचर्या में ऐसे घुल-मिल गई हैं कि आदत पड़ गई है उनकी, और वो आदतें थोड़ी-सी बदलनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले यही बताया गया था कि जो है सुबह उठते ही जैसे आदत होती है, हैंगओवर चल रहा है, चलो 2 पैक पी लेते हैं। उसकी बजाय मैं सीधा चाय या कॉफ़ी ले सकता हूँ, जो भी मेरे को अच्छा लगता है। सिमिलरली मैं अपनी खाने की आदत में थोड़ा बदलाव कर सकता हूँ। हो सकता है मैं पहले नहाता हूँ, फिर खाता हूँ, उसमें बदलाव करके देखूँ। तीसरी चीज़, मैं उन दोस्तों से कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए ना भी सही तो कुछ टाइम के लिए उन दोस्तों से दूर रह के रहूँ, जिनके साथ में बैठ के पीता था। मैं अपना घर से काम और काम से घर आने-जाने का जो रूट है, मेरा जो रास्ता है, उसमें बदलाव कर लूँ। मैं वो रास्ता ना पकड़ूँ, जहाँ पे मेरा जो फ़ेवरेट ठिकाना है पीने का, उस रास्ते में पड़ता हो। मैं उस रास्ते को बदल के देख लूँ, दूसरा रास्ता अपना लूँ। मैं अपना आने-जाने का तरीका बदल लूँ, ट्रेन की बजाय बस में जाऊँ, बस की बजाय जो है बाइक पे जाऊँ, बाइक की बजाय पैदल चला जाऊँ। जिस तरीके से भी मैं बदलाव कर सकता हूँ, मैं उस तरीके से बदलाव करके देखूँ, रादर करूँ उस चीज़ को। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें बताई गई थी। ये छोटे-छोटे अगर मैं बदलाव कर देता हूँ, तो मुझे उससे फ़ायदा मिलता है। शाम को काम से निकलने के बाद मेरा जैसे आदत होती थी कि सीधा वे ठेके पे जाऊँगा या पीने की जगह पे जाऊँगा, जो भी मेरी जगह है पीने की। उसकी बजाय मैं अगर कुछ खा लूँ, काम से निकलते ही कुछ खा लूँ, तो मेरी बहुत मदद करेगा वो। घर जाते ही फिर मैं कुछ खा लूँ, बजाय मैं गिलास, बोतल ढूँढने के, मैं कुछ खा लूँ, कुछ भी खा लूँ हल्का-फुल्का। तो उन सब से मुझे बहुत मदद मिलती है शराब से दूर रहने। आखिर में ये पूछा गया था कि अगर हमें शुरुआती सोब्राइटी में पीने के लिए ऐसी पार्टियों में इनवाइट किया जाए, आमंत्रित किया जाए जहाँ पीना ही मुख्य काम होता है। चाहे वो कॉकटेल पार्टी है, कोई शादी-ब्याह है या ऑफ़िस की पार्टी है, जहाँ के मेन जो काम है वो पीना ही है। तो उसके लिए क्या किया जाए? वहाँ जाने से कैसे बचा जाए? तो उसका जवाब सीधा-सीधा दिया गया था कि भाई साहब, पीने के दौरान मुझे बहुत बहाने बनाने आते। मेरी जो कल्पना थी बहाने बनाने की, वो बहुत आगे तक जाती थी, उसमें कोई कभी कमी नहीं रही। मैं हर रोज़, हर मिनट, हर दिन नया बहाना बना सकता था, ढूँढ सकता था। तो मुझे कहा गया कि उसी हुनर का इस्तेमाल करूँ मैं, किसी पार्टी में नहीं जाना है मुझे अगर, तो मैं उसी हुनर का बहाने बनाने वाले अपने हुनर का इस्तेमाल करूँ, जिससे मैं उस जगह से, उस पार्टी से दूर रह सकूँ। तो ये छोटी-छोटी बातें बताई गई थी। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 21, लास्ट पैराग्राफ पे। In our early days of not drinking, did we get rid of all the booze around our homes? Yes and no. अब यहाँ पे ये अपने एक्सपीरियंस की बात करें, जो सोबर हो गए थे लोग ये किताब लिखने तक, उन्होंने क्या किया?
तो सवाल पूछ रहा है कि क्या जब हम शुरू-शुरू में सोबर हुए, तो हमने अपने घर में जो भी शराब थी, उसको हटा दिया था क्या? क्या उसको वहाँ से हटा दिया था, उसको फेंक दिया था? तो इसका जवाब हाँ और नो ना दोनों में दे रहा है। घर में मेरे जो शराब पड़ी हुई थी, उसको क्या फेंक दिया था शुरू की सोब्राइटी में? तो वो हाँ या ना दोनों जवाब दे रहा है कि अब कैसे? Most successful non-drinkers agree that it is a sound precaution at first to get rid of whatever hidden stashes there may be, if we can find them. कितनी मजेदार बात है कि जब मैं पीता था तो मुझे भी नहीं पता रहता था कहाँ कहाँ बोतलें में छुपा के रखता। और कभी जब शराब नहीं मिल रही होती थी, बड़ा डेस्परेटली घर में ढूंढ रहा होता था, तो कहीं से कहीं थोड़ी सी बची हुई बोतल मिल जाती थी बोतल में, तो ऐसे लगता था लॉटरी निकल गई जैसे। पैसे नहीं हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ, शराब चाहिए मुझे, और मुझे भी याद नहीं होता था कि कहाँ कहाँ छुपा के रखी हुई थी मैंने। तो मैं पूरा घर जो है वो टटोल डालता था, पूरा घर उलट-पुलट कर देता था, और फिर कहीं से एक दबी हुई कहीं बोतल मिल जाती थी जिसमें थोड़ी-सी शराब होती, तो ऐसे लगता है बाँछें खिल जाती, कि जैसे भगवान मिल गया, जैसे स्वर्ग मिल गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मोस्ट सक्सेसफुल नॉन ड्रिंकर्स एग्री दैट इट इज़ अ साउंड प्रिकॉशन एट फर्स्ट टू गेट रिड ऑफ व्हाटएवर हिडन स्टैशेस देयर मे। सक्सेसफुल नॉन ड्रिंकर्स यानी कि जो शराब छोड़ने में सफल हुए हैं, वो एक बात पे सहमत है कि मैं अच्छी तरह से ढूँढ लूँ, जहाँ भी जो भी छुपी हुई शराब मैं ढूँढ सकता हूँ, मैं वो ढूँढ के उसको फेंक दूँ। व्हाटएवर हिडन स्टैशेस देयर मे बी, ज़रूरी नहीं है कि हो ही घर में कहीं छुपी हुई शराब, लेकिन मैं ढूँढ लूँ और वही छुपी हुई मुझे मिल जाए तो उसको मैं फेंक दूँ। ये एक साउंड प्रिकॉशन है, बड़ी अच्छी सावधानी है, बड़ी मजबूत सावधानी है। तो मुझे फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी कि सारा मैं घर टटोलूँ अपना, कहाँ-कहाँ मैंने छुपा के रखी हुई है, मुझे याद भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ढूँढूँगा, तो उसको निकाल के मैं फेंक। बट ओपिनियंस वेरी विद रिगार्ड टू द बॉटल्स इन द लिक्विड कैबिनेट और द वाइन। अब कई घरों में लोगों ने अपनी बार बना रखी होती है, या अलमारी में बोतलें सजा रखी होती है, जो जिनकी आदत होती है, घर में पार्टियाँ होती रहती हैं, या रिश्तेदार आते हैं तब भी पी जाती है, फैमिली में पी जाती है। तो ऐसा भी होता है कि घर में बोतलें पड़ी रहती हैं और ओपनली पड़ी रहती हैं, छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि घर में और लोग भी पीते हैं, या रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, उनको पिलाई जाती है। तो वहाँ पे वो लिकर कैबिनेट और वाइन रैक, यानी कि जो हमने अलमारी बना रखी हो या जो रैक बना रखा हो, उसमें जो बोतलें पड़ी हैं, ये अभी तक तो छुपाई हुई बोतलों की बात होती थी जो मैं खुद छुपाता था। अब यहाँ पे कि घर में जो सामने पड़ी हुई हैं बोतलें, उनका क्या किया जाए? ओपिनियंस वेरी, उसके बारे में अलग-अलग राय है। उनका क्या करना है उसके बारे में अलग-अलग राय है। Some of us insist that it was never the availability of the beverage that led us to drink, any more than the immediate unavailability kept us from the drink we really wanted. बड़ी सीधी सी बात है भाई, कि मेरे पीने से शराब का मेरे सामने होने या ना होने से कोई संबंध नहीं। मेरे घर में शराब होती थी या नहीं होती थी, तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में सामने शराब पड़ी होती थी इसलिए मैं पीता था। मुझे पीनी होती थी तो मैं इंतज़ाम करता था, घर में नहीं होती थी। और सिमिलरली अगर शराब नहीं होती थी तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पीता था, कि घर में शराब नहीं है, तो मैं नहीं पीऊँगा, सवाल ही नहीं उठता। तो कहने का मतलब यही है कि शराब के होने या ना होने से मेरे पीने का कोई संबंध नहीं था। ऐसा कुछ लोग इस बात पे ज़ोर देते हैं कि हमारे पीने का शराब घर में शराब होने या ना होने से कोई संबंध नहीं। सो सम आस्क व्हाई pour good scotch down the drain or even give it away? तो जब उससे कोई संबंध ही नहीं है कि शराब मेरे घर में थी या नहीं थी, मुझे पीनी थी तो पी ली थी। घर में है फिर तो मैं पी ही लूँगा।
नहीं है तो मैं इंतज़ाम करूँगा, और अगर मुझे नहीं पीनी तो घर में जितनी मर्ज़ी बोतलें पड़ी हों, मैं नहीं पीऊँगा। तो लोग इस बात पे ज़ोर देते हैं कि घर में शराब होने या ना होने से मेरे पीने का कोई संबंध नहीं है, तो फिर ये शराब मैंने जो घर में रखी हुई है, पैसे खर्च किए हुए हैं, उसपे सजा के रखी हुई है, उसको क्यों उड़ेल दूँ मैं? उसको क्यों मैं जो है नाली में बहा दूँ? इसलिए यहाँ तो स्कॉच की बात कर रहा है, और मैंने तो कभी स्कॉच पी नहीं, लेकिन जो भी ब्रांड में पीता था या जिस भी तरह की शराब में पीता था, तो घर में पड़ी है तो वो कहते कि क्यों? उसको क्यों बहाना है? We live in a drinking society, they say, and cannot avoid the presence of alcoholic beverages forever. भाई हमारे समाज में पी जाती है, हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ पे शराब पी जाती है। सोशल ड्रिंकर होते हैं, मैं नहीं बन पाया एक अलग बात है, लेकिन सोशल ड्रिंकर हैं ना, ये एक सच्चाई है। तो सोशल ड्रिंकर जो हैं, जो सिर्फ़ मौकों पे पीते हैं कि किसी कोई पार्टी है तब पीते हैं, या कहीं दोस्त यार बैठ के तो चलो पी ली, कभी-कभार पी ली, तो वो सोशल ड्रिंकर हैं। पर हम ऐसे ही समाज में रहते हैं जहाँ सोशल ड्रिंकर हैं। तो फिर हम हमेशा के लिए शराब की उपस्थिति से तो नहीं बच सकते। शराब तो रहेगी, तो हमेशा के लिए तो नहीं बच सकते, कहीं न कहीं तो सामना होगा शराब से। तो मेरे घर के में पड़ी है सामने, तो क्या फ़र्क पड़ता है? Keep the supply on hand to serve when guests arrive, they suggest, and just learn to ignore it the rest of the time. अब बात तो बड़ी सिंपल है, बड़ी साधारण है, और आम आदमी को बड़ी आसान भी लगेगी। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ज़रा मुश्किल है कि ये जो लोग ज़ोर देते हैं कि शराब के होने या ना होने से मेरे पीने का संबंध नहीं था, वो कहते हैं कि भई पड़ी रहने दो घर में, कोई गेस्ट आ जाएगा, कोई दोस्त आ जाएगा तो उसको पिलाने के लिए पड़ी रहने दो घर में। कोई आएगा तो बोतल खोल के पिला देना उसे, नहीं तो बाकी के टाइम उसको अनदेखा करो, इग्नोर करो, उसकी तरफ देखो भी मत, पड़ी रहे। अब ये सीखना है, लर्न टू इग्नोर, तो बाकी समय में उसे अनदेखा करना सीखो। फॉर देम दैट वर्क्ड। अब ये कहना तो बड़ा आसान है, तो मेरा जैसा शराबी नई-नई शराब छोड़ता है और सामने शराब की बोतलें पड़ी हों, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो कहता है कि फॉर देम दैट वर्क्ड, भाई उन लोगों के लिए इस चीज़ ने काम किया, वो ये कर पाए, और किसी भी वजह से उनकी सोसाइटी मजबूत थी या उनको जिस भी वजह से, लेकिन वो ये कर पाए कि शराब की बोतलें सामने घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पी। कोई आता था तो पिला देते थे, तो उनके लिए ये चीज़ सफल रही, वो ये कर पाए। लेकिन a multitude of others among us point out that sometimes it was incredibly easy for us to take a drink on impulse, almost unconsciously, before we intended. तो मेरे साथ तो ये दिक्कत हो सकती है कि शराब सामने पड़ी है और इम्पल्स में आके, आवेग में आके, अनकॉन्शियसली, बिना सोचे हुए, दिमाग में नहीं है, कहीं अंदर से इच्छा नहीं है, कहीं कोई दूर-दूर तक ख़्याल नहीं है, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन, जो मेरी पर्सनैलिटी है ना, इम्पल्सिव और कंपल्सिव, तो वो इम्पल्स में आके, एकदम आवेग में आके, बस वो 1 मिनट एक ज़ोर मारा किसी चीज़ ने, बोतल उठाई और पी। तो काफ़ी लोग इस चीज़ पे ध्यान दिलाते हैं कि ये हमारे लिए तो बड़ा आसान है कि इम्पल्स में आके हम बिना सोचे-समझे, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली, और बिफोर वी इंटेंडेड टू, इरादा भी नहीं है, पीने का इरादा भी नहीं है, सोच भी नहीं है, ख़्याल भी नहीं है, शरीर भी नहीं कह रहा, क्रेविंग भी नहीं है, लेकिन सामने पड़ी है, एकदम आवेग आया, बोतल उठाई और पी लिया। तो ये बड़ा आसान है, सामने बोतल पड़ी है तो बड़ा आसान। इफ नो अल्कोहल इज हैंडी, इफ यू हैव टू गो आउट एंड बाय, we at least have a chance to recognize what we are about to do and can choose not to take this step. अब कभी ख्याल आ भी जाता है, कभी थॉट आ भी जाता है पीने का, या इम्पल्स होता है कि पीनी है, लेकिन अगर सामने नहीं पड़ी है और मुझे बाहर खरीदने जाना पड़ेगा,
ठेके तक जाना पड़ेगा शराब खरीदने के लिए। तो ये कहते हैं कि हमें उतना टाइम मिल जाएगा कि हम थोड़ी देर सोच सकें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। कहीं न कहीं ये दिमाग में थॉट आ जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और फिर जब ये ख्याल आएगा कि मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, तो फिर मैं उसके लिए उपाय करने का भी मुझे टाइम मिल जाएगा कि मैं किस तरह से बचूँ। दिमाग ने तो बोल दिया जोश आ रहा है पीनी है, लेकिन उस दौरान में घर से ठेके तक पहुँचने के दौरान में कहीं ये मेरे को ख्याल आ सकता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मुझे मौका मिल सकता है कि मैं उससे बचने का कोई उपाय करूँ, किसी से बात कर लूँ, वापस लौट जाऊँ, अपने आप को सोचने का टाइम दे दूँ, तो वो मुझे एक मौका मिल सकता है। और फिर कैन चूज़ नॉट टू ड्रिंक इंस्टेड, तो फिर मैं ना पीने का भी एक चुनाव कर सकता हूँ। एक मेरे पास ऑप्शन आ जाती है। तो शराब सामने नहीं पड़ी होगी तो मुझे एक मौका मिल जाएगा सोचने का। तो सामने पड़ी होगी तो इम्पल्सिवली मैं पी भी सकता हूँ। Non-drinkers of this persuasion say that they found it wiser to be safe than sorry। अब जो लोग ये कहते हैं, जिनकी ये सोच है कि सामने नहीं पड़ी होगी तो मौका मिल जाएगा बचने का, तो उनका ये मानना है इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। बाद में अफ़सोस करने से अच्छा है कि पहले ही सुरक्षित रहो। ये सड़कों पे भी लिखा होता है और ये बहुत बड़ी कहावत भी है, बेटर बी सेफ देन सॉरी। बाद में अफ़सोस करने से अच्छा है कि पहले ही सेफ रहो, पहले ही सुरक्षित रहो। So they gave away their whole stock and kept none of the premises until their sobriety seemed to be in a fairly steady stabilized। तो ऐसे लोगों ने क्या किया कि जहाँ भी जो भी शराब घर में पड़ी, चाहे वो अलमारी में थी, चाहे वो बाहर में सजी हुई थी, या छुपा के रखी हुई थी, जो भी थी उन्होंने या तो फेंक दी या दे दी किसी को। और तब तक घर में शराब नहीं रखी जब तक कि उनको अपनी सोबराइटी पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो गया, थोड़ा फेयरली स्टेडी स्टेबलाइज स्टेट में नहीं आ गई, यानी कि थोड़ी स्थिर नहीं हो गई, थोड़ी एक नियमित नहीं हो गई, थोड़ी एक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ गया कि हाँ अब थोड़ा सोसाइटी मेरी नींव थोड़ी सी मजबूत हो गई। जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंचे तब तक उन्होंने घर में शराब नहीं रखी। इवन नाउ दे बाय ओनली एनफ फॉर वन ईवनिंग टेस्ट। और अब भी वो लोग शराब खरीदते हैं तो सिर्फ तभी खरीदते हैं जब किसी ने आना हो, किसी गेस्ट ने आना हो, उसे पिलानी हो, तो सिर्फ उतनी ही खरीदते हैं जितनी की उस मौके के लिए चाहिए। ये नहीं कि एक्स्ट्रा खरीद के रख लो, फालतू खरीद के रख लो। उतनी ही खरीदते हैं जितनी की उस मौके के लिए चाहिए। जब मेहमान आने हैं उनको जितनी पिलानी है उतनी खरीदते हैं, बाकी उससे ज्यादा वो नहीं खरीदते। सो टेक योर पिक, यू नो व्हाट योर ओन ड्रिंकिंग पैटर्न हैज बीन एंड हाउ यू फील अबाउट सोब्रिटी टुडे। अब यहाँ पे सीधा सा मुझे विकल्प दे दिया, ऑप्शन दे दिया। पहले पैरा में उसने कहा था कि भाई जो लोग घर में शराब रखते हैं मेहमानों के लिए, पर बाकी टाइम वो सीख लेते हैं कि किस तरह के बाकी टाइम इस पर ध्यान नहीं देना है, इसको अनदेखा करना है, उनके लिए वो काम करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो काम नहीं करता, तो वो तब तक शराब घर में नहीं आने देते जब तक वो सोब्राइटी उनको लगता नहीं है कि थोड़ी मजबूत हो गई है, थोड़े मेरे पाँव जमीन पे टिकने लगे हैं, थोड़ा मैं चलने लगा हूँ। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये आप चुनाव कर लो। आपको अपने ड्रिंकिंग पैटर्न का पता है, आपको अपने व्यवहार का पता है, आप किस तरीके से पीते हो, तो आप अपना चुनाव कर लो कि आपको किस रास्ते पे जाना है। घर में शराब रखनी है या पूरी की पूरी शराब फेंक देनी है बाहर और तब तक नहीं लानी जब तक कि सोब्राइटी मेरी एक आधार ना बन जाए मेरी सोब्राइटी का। Now, most of the little changes in routine mentioned in this section may seem by themselves ridiculously trivial। तो वही बात है जो शुरू में मैंने कही थी कि यहाँ पे जो इस चैप्टर में जो भी छोटे छोटे बदलाव बताए गए रूटीन में करने के लिए, जो भी छोटी छोटी चीजें करने के लिए बताई गई हैं,
तो वो दिखने में तो ऐसे लगेगी कि ये तो बहुत कुछ चीज़ें हैं यार, ये तो बड़ी आसानी से की जा सकती है। मैं अपना रास्ता बदल सकता हूँ, मैं अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और रिडिक्यूलसली फ्री है। यानी कि ये तो इतनी कुछ है कि ये तो बड़ी बेवकूफ़ी भरी भी लगती है। तो ये यहाँ पे जो सजेशंस दी गई हैं, सुनने में, पढ़ने में तो बड़ी छोटी-सी लगेंगी। However, we can assure you that the sum total of all such alterations impact given many of us astonishingly powerful propulsion toward progress है। लेकिन एक आश्वासन वो यहाँ पे दे रहे हैं, वी कैन एश्योर यू, हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं या विश्वास दिला सकते हैं कि इन सबको मिला के, यानी ये जितने छोटे-छोटे बदलाव बताए गए हैं, ये सारे जब मैं कर लेता हूँ तो इनका जो सम टोटल होता है, इन सबको मिला के जो प्रभाव पड़ता है, जो मेरे पैटर्न में, जो मेरे एक रूटीन बना हुआ है, उसमें जब मैं ये सारे बदलाव कर लेता हूँ छोटे-छोटे, तो उनका जो कुल प्रभाव पड़ता है, उसने हमें एक न्यूली विगरस हेल्थ, बहुत ज़बरदस्त स्वास्थ्य, बहुत अच्छे स्वास्थ्य की तरफ हमें ले गई है। पावरफुल प्रोपल्शन, ये बहुत ही एक शक्तिशाली हमें धक्का मारा है, या एक बहुत शक्तिशाली तरीके से हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले गई। और यहाँ पे सोब्राइटी की बात नहीं कर रहा, हेल्थ की बात कर रहा। सोब्राइटी की बात तो उसने कर ली पूरे चैप्टर, लेकिन अब वो हेल्थ की बात कर रहा है कि जैसे मेरी सोब्राइटी आगे बढ़ेगी, मेरी हेल्थ भी आगे इम्प्रूव होगी। लेकिन वो कह रहा है एस्टोनिशिंगली पावरफुल प्रोटेक्शन, अविश्वसनीय, हैरान कर देने वाली, कि हम खुद नहीं सोच सकते कि छोटे-छोटे बदलाव करके हमें कितनी जल्दी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। सरल भाषा में कहें, ये छोटे-छोटे बदलाव जब अपने रूटीन में हम करते हैं, तो एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ कितनी जल्दी और कितना ज़बरदस्त हम आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। यू कैन हैव सच अ बूस्ट टू इफ यू वांट इट। अब अगर आपको ये चाहिए, ऐसा जोरदार बदलाव और स्वास्थ्य की तरफ इतनी जल्दी से जाना, तो ये आपको भी मिल सकता है। ये सब काम करो, तुझे मिल जाएगा। मैं भी अगर ये सब अपनाऊँ, तो मेरी भी हेल्थ में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होने के पूरे चांसेस है। तो इनका कुल प्रभाव जो मेरे पे पड़ेगा, मेरे स्वास्थ्य पे, वो वाक़ई में एक देखने लायक चीज़ होगी। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, चेंजिंग योर रूटीन्स, जिसमें हमें बताया गया कि कैसे अपने रूटीन में छोटे-छोटे बदलाव करके मैं ना सिर्फ़ अपनी सोब्राइटी को मजबूत कर सकता हूँ, बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ भी तेज़ी से कदम बढ़ा सकता हूँ। अब आते हैं चैप्टर 9 पे, ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग यूजुअली स्वीट। अब यहाँ से हमारा हॉल्ट का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जिनको नहीं पता, मैं हॉल्ट का फुल फॉर्म, अगर कोई न्यू कमर है, मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक हॉल्ट का सजेशन दी जाती है, सुझाव दिया जाता है कि अर्ली सोब्राइटी में, और रादर हमेशा ही, मेरा तो हमेशा ही इस तरफ ध्यान जाता है कि रिकवरी में हॉल्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। HALT, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। भूखे नहीं रहना, गुस्सा नहीं करना, अकेले नहीं रहना और ज़्यादा थकना नहीं। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है मेरी रिकवरी में, मेरी सोब्राइटी में। तो उसी को अलग-अलग चैप्टर के रूप में यहाँ पे इस किताब में हमें बताया जाएगा डिटेल में, कि किस तरीके से मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ और अपनी सोब्राइटी और अपनी रिकवरी को इसकी मदद से मजबूत कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ है जी यहाँ पे, ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग यूजुअली स्वीट। कि मैं कुछ भी खाऊँ या पीऊँ, आम तौर पर कुछ मीठा। कुछ ना कुछ मैं खाता रहूँ या पीता रहूँ, आम तौर पर मीठा। कैन यू इमेजिन ड्रिंकिंग अ बोरबोन एंड सोडा राइट आफ्टर द चॉकलेट माल्टी और अ बियर ऑन टॉप ऑफ अ पीस ऑफ केक विद आइसिंग? अगर मैं अपने पीने के दौर को देखूँ, या कभी पीने की इच्छा भी करती थी, तो कह रहे थे कि क्या आप कल्पना कर सकते हो कि एक
मॉल्ट वाली चॉकलेट के ऊपर मैं दारू और सोडा मिला के पीऊं, क्या कुछ टेस्ट आएगा? या एक आइसिंग वाले केक के ऊपर मैं बियर पीऊं? हम सब जानते हैं कि हम दारू के साथ या बियर के साथ क्या खाते थे। कभी भी मुझे नहीं लगता, कम से कम मैंने तो कभी केक या पेस्ट्री नहीं खाई है दारू पीने के साथ, या चॉकलेट नहीं खाई कभी दारू पीने के साथ। तो ये कह रहे कि क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि इस तरीके से हम पी सकते हैं कि शराब के, एक चॉकलेट के ऊपर शराब पीऊं, या एक आइसिंग वाला केक खा के ऊपर से बियर पी? If you're not too ill to read on, you will agree that they don't sound exactly made for each other. If you're not too ill to read on, अब टू इल का यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि अगर आप बहुत ज्यादा बीमार नहीं हैं, तो यहाँ पे जो मैं समझता हूँ ये तो मानसिक रूप से बीमारी की बात कर रहा है, जो मेरी बीमारी का मानसिक रूप है। क्योंकि शारीरिक रूप से भी मैं थोड़ा बहुत बीमार होऊंगा तो मैं पढ़ तो सकता ही हूँ, लेकिन मानसिक रूप से बीमार होऊंगा तो मैं यही भी खारिज कर दूंगा चीजों को, पढ़ना ही नहीं है मुझे। मेरा दिमाग मुझे कहेगा बकवास बातें बंद करो। सो एनीवेज, ये मेरी सोच है, समझ है। हो सकता है किसी और भाई को किसी और तरीके से समझ आ रहा हो। सो इफ यू आर नॉट टू इल टू रीड ऑन, यू विल एग्री दैट दे डोंट साउंड एग्जैक्टली मेड फॉर ईच अदर। तो जब मैं ये पढ़ता हूँ कि भाई चॉकलेट के ऊपर से दारू पी लूं या आइसिंग वाले केक के ऊपर से बियर पी लूं, तो ये कुछ लगता नहीं है कि ये कोई जोड़ी बन सकती है। एक दूसरे के लिए बने हैं जो कह रहे हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। तो ये कोई जोड़ी, मतलब तुक नहीं लगती है कोई जोड़ी बन सकती है। केक और बियर, चॉकलेट और दारू, तो ये कुछ अजीब सी चीज लगती है। लगता नहीं कि ऐसी कोई जोड़ी बन सकती है। इन वन वे, दैट इज व्हाट दिस पोर्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस इज अबाउट। तो एक तरह से हमारे अनुभव का जो ये हिस्सा है, ये इसी बारे में है। तो ये बुक जैसे पहले ही बताया था, पूरी एक्सपीरियंस पे आधारित है। ये टोटली जो नुस्खे, जो शराबियों ने शराब से दूर रहने के लिए जो नुस्खे अपनाए थे, जो और जो कामयाब रहे उनके लिए, जो नुस्खे अपना के वो शराब से दूर रहने में सफल हुए, उसी पे आधारित है ये किताब पूरी, उसी पे बेस्ड है। सो अभी भी वही कह रहे कि ये जो पोर्शन है, यानी ये जो चैप्टर है, ये जो अनुभव का जो ये हिस्सा है, ये इसी पर आधारित है। मैनी ऑफ अस हैव लर्नड दैट समथिंग स्वीट टेस्टिंग or almost any nourishing food or snack seems to dampen a bit the desire for a drink. हम में से कईयों ने ये देखा है, सीखा है कि अगर कुछ मीठा खा लिया जाए, स्वीट टेस्टिंग, इसका स्वाद मीठा हो, ऐसी कोई चीज खा ली जाए, और ऑलमोस्ट एनी नरिशिंग फूड स्नैक, पौष्टिक आहार या नाश्ता कुछ भी कर लूँ मैं, कुछ भी पौष्टिक खाना खा लूँ मैं, या कुछ मीठा खा लूँ मैं, तो जो पीने की जो इच्छा है वो थोड़ी हल्की हो जाती है। यहाँ ये नहीं लिखा कि खत्म ही हो जाती है, लेकिन वो हल्की हो जाती है, डैम्पन अ बिट द डिजायर फॉर अ ड्रिंक। तो जो मेरी जो शराब पीने की इच्छा है, कुछ मीठा खा लूं या कुछ भी मैं पौष्टिक खा लूं, पेट भर लूं, तो पीने की जो इच्छा है वो थोड़ी हल्की हो जाती है। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम वी रिमाइंड ईच अदर ड्यू नेवर टू गेट टू हंग्री। तो समय समय पर हम एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि कभी भी भाई भूख को ज्यादा मत बढ़ने दो। हल्की सी भूख लगी है तो खा लो कुछ। इसी टाइम तो मुझे कभी भूख महसूस नहीं हुई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं कभी महसूस होती थी भूख। हाँ, पूरा दिन खाना नहीं खाया तो अगले दिन सुबह थोड़ा सा पेट में होता था कि कुछ खा ले। नहीं तो नॉर्मली पीने पे जोर ज्यादा रहता था, खाने पे कम रहता था। लेकिन जब सोब्राइटी में आता हूँ तो वो भूख थोड़ी महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य मतलब यही है कि जैसे ही हल्की फुल्की भूख महसूस हो तो कुछ खा लिया जाए। ये अपने आप को भी याद दिलाते रहना है और अपने दूसरे साथियों को भी याद दिलाते रहना है कि कभी भी भूख को ज्यादा बढ़ने मत दो, थोड़ा 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 कुछ खाते रहो। मे बी इट्स जस्ट इमेजिनेशन, बट द एंड फॉर a shot does seem to be sharper when the stomach is empty. अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है,
लेकिन ये एक्सपीरियंस यही बताता है, अनुभव यही बताता है, मे बी जस्ट इमेजिनेशन, शायद कल्पना ही होगी, लेकिन है तो एक्सपीरियंस तो है कि yen for a short does seem to be sharper when the stomach is empty. yen for a short यानी कि पीने का जो अंदर भाव जगता है कि एक ड्रिंक ले लूं, तो जब पेट खाली होता है, when stomach is empty, उस टाइम वो भाव ज्यादा तेज होता है। तो जब भी वो पीने की इच्छा होती है, खाली पेट में ज्यादा तेज होती है, भरे पेट में उसने पहले ही बता दिया कि कम हो जाती है। एटलीस्ट इट्स मोर नोटिसेबल, यानी कि अगर भरे पेट में हल्की फुल्की इच्छा भी होती है तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन खाली पेट में जब वो इच्छा तेज हो जाती है पीने की, जब वो क्रेविंग बढ़ने लग जाती है, जब डिजायर आने लग जाती है पीने की, तो उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, मोर नोटिसेबल। उस पर ध्यान भी ज्यादा जाता है, दिमाग भी उस तरफ खिंचता है। दिस बुकलेट इज बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस रादर देन ऑन साइंटिफिक रिपोर्ट्स। तो ये जो किताब लिखी गई है पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस पे लिखी गई है, आधार पे लिखी गई है, जैसे पहले भी कहा, इसमें कुछ साइंटिफिक रिपोर्टें नहीं आई, तो कहीं साइंस ने ये नहीं प्रूव किया है, या हमने कोई साइंस की ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी है, कोई विज्ञान का ऐसा हमने पढ़ के या कोई कहीं से रिपोर्ट नहीं निकाली है कि खाली पेट होने से जो है पीने की इच्छा तेज हो जाती है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, और मेरा तो अपना पक्का एक्सपीरियंस है, बाकियों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तो पक्का एक्सपीरियंस है, खाली पेट रहने से पीने की इच्छा बड़ी तेज होती है। तो इसमें कुछ साइंटिफिक तो कुछ नहीं है, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। सो वी कैनॉट एक्सप्लेन प्रिसाइजली इन टेक्निकल टर्म्स व्हाई दिस शुड बी सो। तब हम कोई टेक्निकल तो इसमें कुछ हम नहीं बता सकते, हम डॉक्टर तो है नहीं, हम साइंटिस्ट भी नहीं है। मैं तो काम शराबी हूँ, तो मेरे से कोई पूछेगा अगर कि वैसा वैसा क्यों होता है कि खाली पेट शराब पीने की इच्छा तेज हो जाती है, तो इसमें मैं कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं समझा सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ भी यही होता है। तो ऐसा क्यों है, इसका कोई टेक्निकल रीजन मुझे नहीं पता। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरा पेट खाली होता था तो मेरे पीने की इच्छा बढ़ती थी, और हकीकत तो ये है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपना पेट खाली ही इसीलिए रखता था ताकि पीने का मजा आएगा, क्योंकि इच्छा तेज है, और जब जिस चीज की इच्छा तेज होती है वो मिल जाती है तो ज्यादा मजा आता है। भरे पेट में मुझे कोई कुछ भी खाने को कह देगा, कोई मिठाई भी दे देगा, कोई मेरी मनपसंद डिश भी दे देगा, मुझे खाने में मजा नहीं आया। दारू की तो बात छोड़ देते हैं, कि भरे पेट में मेरे सामने मेरी मनपसंद डिश भी कोई पड़ी होगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो यहाँ तो खाऊंगा नहीं, या खाने का मजा ही नहीं आएगा, लेकिन खाली पेट बहुत ज्यादा मजा आएगा। We can only pass on the word that thousands of us, even many who said they had never liked sweets, have found that eating or drinking something sweet always allays the urge to drink. तो ये चीज तो हम बता सकते हैं, ये हम दूसरों को बता सकते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं, क्योंकि हम में से हजारों ने, अब तो लाखों की बात हो गई है, जब लिखी गई थी तो हजारों की बात हो, अब लाखों की बात हो गई है, क्योंकि लाखों मेंबर हैं कॉलेज एनोनिमस के। तो ये चीज हम बता सकते हैं दूसरों को कि कुछ भी मीठा खाने या पीने से जो पीने की इच्छा है वो हट जाती है या कम हो जाती है। और ये वो लोग भी कहते हैं जिनको कभी कोई मीठा पसंद नहीं, मिठाई या कोई भी मीठी चीज जिनको पसंद नहीं थी, उन्होंने भी ये किया है, तो उनको भी ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये वो लोग भी बताते हैं जिनको मीठा पसंद नहीं था, कि मीठा खाने से पीने की इच्छा जो है वो कम हो जाती या हट जाती। सिंस वी आर नीदर फिजिशियंस नॉट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, we cannot recommend that everybody carry a chocolate bar and nibble on it whenever the thought of a dinner rises. इम्पोर्टेंट चीज है कि हम भाई कोई डॉक्टर नहीं है, हम कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो बताते हैं कि आप ये खाओ, आप इस चीज की कमी है,
आप में विटामिन की कमी है, आप में प्रोटीन की कमी है, आप में कैल्शियम की कमी है, तो आप ये खाओ। ये खाने से आपको कैल्शियम मिलेगा, ये प्रोटीन मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा। लेकिन हम क्योंकि ना तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, ना डॉक्टर हैं, तो हम हर एक को नहीं कह सकते। हम ये जो है एक यूनिफॉर्मली सबके लिए लागू नहीं कर सकते कि भाई साहब आप चॉकलेट रखा करो जेब में, आप गुड़ मिठाई कुछ रखा करो जेब में, और जब भी पीने का मन करे खाना शुरू कर दो। या जब भी पीने का ख्याल है, दिमाग में थॉट आए, तो उसको खाना शुरू कर दो। कारण हम क्यों नहीं कह सकते? जब हमारा एक्सपीरियंस है तो हम क्यों नहीं हर एक को कह सकते? हर को क्यों नहीं कह सकते? Many of us do, but others have sound health reasons for avoiding sweets. भाई हम में से कईयों को तो सूट करता है, लेकिन कईयों के हेल्थ रीजन होते हैं, उनका स्वास्थ्य ऐसा है कि वो मीठा नहीं खा सकते। जाहिर सी बात हम सब जानते हैं, डायबिटीज वाले, शुगर वाले नहीं खा सकते मीठा। तो हम हर एक को कहना शुरू कर देंगे कि भाई साहब आप मीठा रखा करो कुछ, या बहन जी आप मीठा खाया करो कुछ, बिना सोचे समझे, तो वो उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसलिए हम यूनिफॉर्मली बिना सोचे समझे सबको ये नहीं कह सकते कि आप मीठा खाया करो। कुछ केस हेल्थ रीजन भी हो सकते हैं जिनकी वजह से वो मीठा नहीं खा सकते। However, fresh fruit and dietetic substitutes for sweet food and drink are available, and so the idea of using a sweet taste is practical for anyone. लेकिन आजकल तो अल्टरनेटिव आए हुए हैं, शुगर फ्री है, या और भी मीठे के बहुत सारे विकल्प हैं। आज बाजार में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जो मीठे के विकल्प के तौर पर मिलती हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे मेन मुद्दा है कि मुंह में टेस्ट मीठा आना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, आइडिया ऑफ यूजिंग अ स्वीट टेस्ट इज प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन। मुंह में मीठा टेस्ट आना चाहिए, मुद्दा ये है। अब आपको अगर हेल्थ रीजन भी है कि मीठा नहीं खा सकते, तो भी मुंह में टेस्ट मीठा आना चाहिए, उसके लिए अल्टरनेटिव है हमारे पास। Some of us think it is more than the taste that helps kill the impulse toward alcohol. अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टेस्ट से भी ज्यादा चीज है कुछ, मीठे टेस्ट से भी ज्यादा कोई चीज है जो शराब की तरफ जाने से हमें रोकती है। और वो क्या है? इट मे ऑल्सो बी इन पार्ट जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग अ न्यू सेट ऑफ फिजिकल एक्शंस, getting a soft drink, a glass of milk or punch, and some cookies or some ice cream, then drinking or chewing and swallowing. अब मीठे का टेस्ट तो ठीक है, वो तो है, लेकिन उसके साथ क्या है जुड़ा हुआ? जो कहते हैं कि सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, तो कहते हैं इसके साथ कुछ फिजिकल एक्शन भी हैं जो हम करते हैं, जिसकी वजह से शराब से हमारा ध्यान हट जाता है। कि मैं कुछ मीठा पी लेता हूँ, कोई शराब की जगह मैं शराब लेने जाने का जो फिजिकल एक्शन करता हूँ, जो शारीरिक क्रिया करता हूँ, उसकी जगह मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक लेने की शारीरिक क्रिया करता हूँ, दूध ले रहा हूँ, या कुछ भी, कोई भी मीठी चीज मैं लेता हूँ, बिस्कुट ले लूँ, आइसक्रीम ले लूँ, जो भी मुझे खाना है मीठा, जब मैं वो लेने की फिजिकल एक्शन करता हूँ, शारीरिक क्रिया करता हूँ, फिर मैं उसको पीने की क्रिया करता हूँ, उसको चबाने की क्रिया करता हूँ, निगलने की क्रिया करता हूँ, तो मेरा फिजिकल एक्शन डिफरेंट हो जाता है। दारू की बोतल तो मैं उठाता हूँ और गट 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 अंदर गई। यहाँ पे मेरे फिजिकल एक्शन डिफरेंट हो जाते हैं, शारीरिक क्रिया अलग हो जाती है। चेंजिंग और रूटीन्स, तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी वो चीज बदल देता हूँ, मेरी शारीरिक क्रिया, फिजिकल एक्शन जो मैं करता हूँ वो भी बदल जाते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है, मेरा ध्यान हटता है शराब पीने से, उन चीजों से भी फर्क पड़ता है। Certainly, many alcoholics, when they first stop drinking, are found to be much more undernourished than they had suspected. अब एक बात निश्चित है कि कई शराबी जब शुरू-शुरू में शराब पीना बंद करते हैं, तो ये तो पता होता है कि भाई खाना नहीं खाया ढंग से, कितना टाइम हो गया, अंदर शरीर की हालत खराब है, अंडर नॉरिश्ड है, मतलब कि
पूरी तरह से कभी खाया ही नहीं है, पौष्टिकता गई नहीं कभी अंदर, शराब पी के शरीर का नाश कर लिया है, इतना तो आइडिया होता है। लेकिन कई शराबियों में जितनी उम्मीद होती है उससे कहीं ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। जितनी मेरे को खुद को उम्मीद होती है कि हाँ भाई मेरा वेट लूज़ हो गया है, मेरी हेल्थ खराब हो गई है, शरीर में अब जान नहीं है। लेकिन जब चेक कराते हैं तो पता चलता है कि जितना मैं सोच रहा था उससे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड द कंडीशन इज़ एनकाउंटर्ड इन ऑल इकोनॉमिक ब्रैकेट्स। और ये क्योंकि पैसे से कोई संबंध नहीं है इसका भी, जो कोई ज़्यादा अमीर आदमी है तो उसका शरीर ठीक रहा होगा चाहे जितनी मर्ज़ी की, या जो थोड़ा-सा गरीब है तो उसके शारीरिक प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं, सबके साथ ये होता है। फॉर दैट रीज़न मैनी ऑफ अस आर एडवाइज्ड बाय आवर डॉक्टर्स टू टेक सप्लीमेंटल विटामिन्स। तो इसलिए कई बार डॉक्टर जो है ये सुझाव देते हैं कि आप सप्लीमेंट विटामिन लो, अपनी जो शारीरिक अवस्था है उसको सुधारने के लिए सप्लीमेंटल विटामिन्स लो। So perhaps many of us simply need nourishment more than we realize. And any good food in the stomach really makes us feel better physiologically. तो जितना हमें एहसास होता है कि हमें खाने की कमी हो गई है, हमें शरीर में कई चीज़ों की कमी हो गई है, तो जितना हमें एहसास है, जितना हमें पता है, उससे कहीं ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। तो शरीर में जब भी खाना जाता है, जब भी मैं खाता हूँ, तो हमें शारीरिक रूप से भी अच्छा लगता है, मानसिक रूप से भी अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। जो इतने टाइम से खाया नहीं है, तो अब जैसे-जैसे खाना अंदर जाता है, भूख महसूस होती है, खाना मैं खाता हूँ, तो फिज़ियोलॉजिकली शारीरिक रूप से भी अच्छा लगता है, थोड़ी हिम्मत आती है। hamburger, honey, peanuts, raw vegetables, cheese, nuts, cold shrimp, fruit, gelatin, I mean anything you like that is good for you can do that। तो यहाँ पे उसने चीज़ों के नाम दे दिए हैं, लेकिन हम में से हर एक अपने लिए खुद तय कर सकता है कि मुझे क्या पसंद है खाना, मैं क्या खा सकता हूँ। एनीथिंग यू लाइक दैट इज़ गुड फॉर यू। जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है और जो मेरे लिए अच्छी है, दोनों चीज़। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मेरे लिए अच्छी है, तो मैं वो खा सकता हूँ, कोई बंदिश नहीं। यानी कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे लिए अच्छी है और मुझे अच्छी भी लगती है, तो मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ। मुद्दा यही है कि मुँह में टेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट भी जो मेरा है वो पी-पी के चला जाता है ना कई बार। तो मुँह में टेस्ट रहना चाहिए, पेट भरा रहना चाहिए। मेन मुद्दा ये है इस अभी तक जो बताया गया है। एक ट्रिक है कि अपना पेट भरा रखना है, जिससे कि मुझे शराब की तलब कम होगी और ध्यान भी कम जाएगा मेरा शराब। तो आज यहीं पे रुकते हैं, टाइम भी हो गया लगभग, आज यहीं पे रुकते हैं। और जय भाई मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा, तो 10-15 मिनट मतलब मैं उसके बाद बोल नहीं पाऊँगा, सिर्फ 10-15 मिनट है मेरे पास। अगर कोई क्वेश्चन आंसर